Good evening, everyone, and let's start today's session on error detection from Objective General English. And it is set 13, and I'm going to explain from 1 to 25. And the very first question is the signpost at the gate of the garden read, trespassers will not be persecuted. Trespassers will be persecuted. The signpost at the gate of the garden read, trespassers will be persecuted. इस क्वेश्चन के अंतर्गत आप यह देख रहे हैं कि गार्डन के गेट पर एक साइन पोस्ट लगा हुआ है और वह साइन पोस्ट क्या रीड कर रहा है, ट्रेसपासर्स विल बी परसिक्यूटेड, यानी उल्लंघन करने वालों को पीड़ित किया जाएगा। आज का जो सेशन है इसमें वर्ड मिस्टेक है, वर्ड ही गलत पाएंगे आप, यानी शब्दों का सही चयन नहीं होने से ये सभी एरर मिलेंगे आपको। आज के सेट में शब्दों के चयन में प्रॉब्लम मिलेगा, थोड़ा कठिन होता है, लेकिन मैं सबको एक एक करके बताऊंगा। तो आंसर यहां सी होगा। शब्द है परसेक्यूट, परसेक्यूट पीड़ित करना, उत्पीड़ित करना, प्रताड़ित करना। और यहां चाहिए था प्रोसेक्यूट, प्रोसेक्यूट मीन्स कानूनी कार्रवाई करना। तो गेट का जो साइन पोस्ट है वह क्या रीड कराता था, उस पर क्या लिखा हुआ था। ऐसे सेंस में जब रीड आए तो लिखना को व्यक्त करता है। क्या लिखा हुआ था कि ट्रेसपासर्स विल बी परसिक्यूटेड, तो यहां परसिक्यूटेड नहीं हो करके प्रोसेक्यूटेड होना चाहिए था। प्रोसेक्यूटेड, प्रोसिक्यूट का मीनिंग मैंने बता दिया। तो इस सेट में इसी तरह का एरर आपको मिलेगा जिसमें शब्द ही गलत होंगे और उन शब्दों का चयन आपको करना होगा। आप ट्रेसपासर्स जानते हैं, ट्रेसपास से बना हुआ है। ट्रेसपास मीन्स होता है उल्लंघन करना, अतिक्रमण करना। तो ट्रेसपासर्स का हिंदी हो जाएगा अतिक्रमणकारियों, अतिक्रमणकारियों, यानी जो नियम का पालन नहीं करते हैं, मनाही के बावजूद एंट्री करते हैं, वे लोग ट्रेसपासर्स कहलाते हैं। तो 1 का आंसर सी होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज, इफ यू लूज योर पासपोर्ट इन अ फॉरेन कंट्री, यदि आप किसी फॉरेन कंट्री में अपने पासपोर्ट को खो देते हैं, इट विल इफेक्ट यू हार्डली, तो बहुत अधिक यह आपको प्रभावित करेगा। तो शब्द यहाँ इफेक्ट गलत है और इस शब्द के बदले, इफेक्ट के बदले अफेक्ट का यूज करना होगा। दोनों के बीच के अंतर को मैं बता रहा हूं। इफेक्ट शब्द जो है यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, इसका हिंदी होता है प्रभाव, और अफेक्ट जो है यह वर्ब होता है, प्रभाव डालना। तो ध्यान रहे, जब भी वर्ब के रूप में यूज करना हो तो अफेक्ट होगा, और जब नाउन के रूप में यूज करना हो तो इफेक्ट होगा। तो यहाँ विल लगा है, मॉडल वर्ब के बाद हमेशा V1 आता है, इसलिए इफेक्ट हटा करके यहाँ हमें अफेक्ट का यूज करना होगा, यानी आंसर होगा सी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट एंड इट इज 3 एंड द क्वेश्चन इज द वर्बल स्टेटमेंट ऑफ द विटनेस डिफर्ड ग्रेटली फ्रॉम हिज रिटन स्टेटमेंट, यानी कोई व्यक्ति है जिसकी चर्चा की गई है, जिसके लिए हिज का प्रयोग किया गया है, उसका रिटन स्टेटमेंट यानी जो वह लिखित बयान दिया, डिफर किया बहुत अधिक। डिफर मीन्स अंतर आना, भेद आना, काफी डिफर किया उसके वर्बल स्टेटमेंट से। तो यहाँ शब्द वर्बल गलत है, यहाँ वर्बल के जगह पर ओरल स्टेटमेंट चाहिए, ओरल चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट दो तरह का होता है, ओरल स्टेटमेंट और रिटन स्टेटमेंट। अब दोनों ही एडजेक्टिव हैं लेकिन अंतर है, तो आंसर होगा ए। वर्बल शब्द जो है इसका अर्थ होता है शाब्दिक, वर्बल शब्द का अर्थ होता है शाब्दिक, और
ओरल का अर्थ होता है मौखिक, और ये दोनों ही शब्द एडजेक्टिव का काम करते हैं, दोनों ही अपने आप में एडजेक्टिव हैं। तो वर्बल शब्द शाब्दिक के अर्थ में आप यूज करें और ओरल का मौखिक, यहाँ मौखिक की जरूरत थी, इसलिए 3 का आंसर ए हुआ। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। महेश इज अ डिसिप्लिन्ड बॉय। महेश एक अनुशासित बॉय है। यहाँ आप शब्द देख रहे हैं डिसिप्लिन्ड, यह शब्द अपने आप में एडजेक्टिव होता है। जब आप डिसिप्लिन का एडजेक्टिव बनाते हैं तो यह डिसिप्लिन्ड हो जाता है। तो डिसिप्लिन्ड एडजेक्टिव हो गया डिसिप्लिन का, और इसका अर्थ हो जाएगा अनुशासित। डिसिप्लिन्ड का अर्थ हो जाएगा अनुशासित। तो महेश इज अ डिसिप्लिन्ड बॉय एंड डज एज ही इज टोल्ड। यहाँ एज गलत है और यह प्रश्न रिलेटिव प्रोनाउन से है, आंसर सी होगा। एज के बदले हमें व्हाट का यूज करना होगा, और इसका ट्रिक मैं आप सभी को हमेशा सिखाता हूं, बताता हूं कि किसी भी प्रिंसिपल वर्ब के बाद, किसी भी प्रिंसिपल वर्ब के बाद रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना हो तो आप व्हाट का ही यूज करें, और इस व्हाट का हिंदी होता है जो। तो महेश एक अनुशासित लड़का है और वही करता है जो उससे कहा जाता है। तो व्हाट और व्हाट का हिंदी यहाँ पर होगा जो। तो एज के जगह हमें व्हाट का प्रयोग करना होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज अ लॉट ऑफ ट्रैवल डिले इज कॉज्ड ड्यू टू द inefficiency and lack of good management on behalf of the railways. A lot of travel delay is caused, यानी ट्रैवल में बहुत अधिक डिले का कारण क्या है? तो ड्यू टू द इनएफिशिएंसी एंड लैक ऑफ गुड मैनेजमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द रेलवेज। तो ऑन बिहाफ ऑफ शब्द गलत है, यानी कहने वाला यह कहना चाहता है कि रेलवे के तरफ से अच्छे प्रबंधन की कमी और अकुशलता के कारण ट्रैवल डिले होता है। तो ऑन बिहाफ ऑफ के जगह पर ऑन द पार्ट ऑफ का प्रयोग करना होगा, यानी यहाँ ऑन बिहाफ ऑफ बिल्कुल गलत है। ऑन बिहाफ ऑफ का मतलब होता है, ऑन बिहाफ ऑफ का मतलब होता है कि तरफ से, यानी जब कोई आदमी किसी संस्था के तरफ से या कुछ लोगों के तरफ से कुछ कहता है, दूसरों के लिए बोलता है, तो वहां ऑन बिहाफ ऑफ का प्रयोग होता है। के बदले में भी कह सकते हैं, के बदले में। हो सकता है वह खुद उसमें सम्मिलित हो सकता है वह खुद उसमें सम्मिलित न हो, सबका नेतृत्व केवल कर रहा हो, तो वहां ऑन बिहाफ ऑफ का प्रयोग करते हैं। और यदि खुद उसी के तरफ से कहना हो जो बोल रहा है, तो ऑन द पार्ट ऑफ का प्रयोग होता है। ऑन द पार्ट ऑफ, के तरफ से। हिंदी थोड़ा एक जैसा लगेगा लेकिन प्रयोग में अंतर है, फिर से समझ लें। ऑन बिहाफ ऑफ का मतलब के तरफ से होता है, लेकिन यह बदले में को दर्शाता है, यानी कोई किसी का प्रतिनिधित्व करता है, उसके बदले में बोलता है, तो वहां ऑन बिहाफ ऑफ का प्रयोग करते हैं। और खुद के तरफ से, मेरे तरफ से, तुम्हारे तरफ से, अब जब सेम को व्यक्त करना हो तो हम ऑन दी पार्ट ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर कोई गलती मेरे तरफ से है, इफ देयर इज एनी मिस्टेक और एरर ऑन माई पार्ट, तो हम पार्ट का प्रयोग करते हैं। और आपको कहना है कि मैं अपने क्लास के विद्यार्थियों के तरफ से यह कहना चाहूँगा कि, तो ऑन बिहाफ ऑफ माई क्लासमेट्स आई वुड लाइक टू से दैट, यानी जब किसी ग्रुप को आप रिप्रेजेंट करते हैं तो ऑन बिहाफ ऑफ का प्रयोग होता है, और जब खुद के लिए आप बोल रहे होते हैं तो ऑन द पार्ट ऑफ का प्रयोग होता है। यानी इसमें जो है यह खुद के लिए यूज होता है, खुद के लिए, और यह यूज अन्य लोगों के लिए, दूसरे के लिए या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। तो रेलवे के तरफ से जो है इनएफिशिएंसी और लैक ऑफ गुड मैनेजमेंट की बात हो रही है, इसलिए ऑन बिहाफ ऑफ के जगह पर हमें यहाँ प्रयोग करना होगा ऑन दी पार्ट ऑफ। नाउ मूव टू द नेक्स्ट एंड इट इज 6 हियर। You should never carry tales or tell ill of others. It's a problem
ऑफ idioms एंड phrases। टेल इल ऑफ अदर्स नहीं होगा, इसलिए आंसर सी होगा। टू स्पीक इल ऑफ अदर्स होता है। टू स्पीक इल ऑफ अदर्स दूसरों की निंदा करना, दूसरों के बारे में बुरी बातें करना, दूसरों की निंदा करना। टू स्पीक इल ऑफ अदर्स दूसरों की निंदा करना और दूसरों के बारे में बुरी बातें करना स्पीक इल ऑफ अदर्स होता है। इसलिए यह टेल जो है वर्ब यहाँ पर गलत है और इस टेल के जगह पर स्पीक का यूज कर देने से यह सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज हैविंग रिटन माई पेपर्स, अपने पेपर्स को लिख करके इन द एग्जामिनेशन टू माई सेटिस्फैक्शन, यानी पेपर को कोई व्यक्ति है जो लिख लिया है और उससे उसकी संतुष्टि है, सेटिस्फैक्शन है। इट वॉज नॉट अनरीजनेबल ऑन माई पार्ट, देखिए वैसा प्रयोग मिल गया। इट वॉज नॉट अनरीजनेबल ऑन माई पार्ट टू एक्सपेक्ट अ गुड पोजिशन इन द यूनिवर्सिटी। पेपर को राइट नहीं किया जाता है, परीक्षा में जो पेपर्स हमें मिलते हैं हम उनका आंसर देते हैं, इसलिए यहाँ रिटन के जगह पर हमें आंसर्ड का प्रयोग करना होगा, इसलिए आंसर होगा सी। सेटिस्फैक्शन सेटिस्फाई शब्द का नाउन है। सेटिस्फैक्शन शब्द जो है यह अपने आप में नाउन है और इसका अर्थ होता है संतुष्टि। सेटिस्फैक्शन मीन्स संतुष्टि। तो हैविंग आंसर्ड माई पेपर्स इन द एग्जामिनेशन टू माई सेटिस्फैक्शन, यानी जो मेरी इच्छा थी मैंने भरपूर लिखा, मैं सेटिस्फाइड हूँ जो कुछ आंसर मैंने दिया है क्वेश्चंस का, और यह बिल्कुल बेतुका नहीं है, अनरीजनेबल अपने आप में एडजेक्टिव होता है और इसका अर्थ होता है बेतुका। तो बिल्कुल यह बेतुका नहीं है कि मैं उम्मीद करूं कि यूनिवर्सिटी में मुझे अच्छा पोजीशन प्राप्त होगा, यानी मेरे तरफ से ऑन माई पार्ट, खुद बोलने वाला अपनी बात कर रहा है, इसलिए पार्ट का प्रयोग यहाँ किया गया। तो आंसर ए होगा, रिटन के जगह हम आंसर्ड का प्रयोग करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज द मैनेजर कॉल्ड द क्लर्क एंड सेड वेदर ही वाज इन द हैबिट ऑफ स्लीपिंग एट होम एज वेल। मैनेजर ने क्लर्क को बुलाया और पूछा, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ दिया हुआ है वेदर ही वॉज इन द हैबिट ऑफ स्लीपिंग एट होम एज वेल, कि क्या घर पर भी तुम्हें सोए रहने की आदत सी है। तो पूछा यानी यहाँ सेड शब्द जो है यह बिल्कुल गलत है और सेड के जगह पर आस्क्ड का प्रयोग करेंगे, सेड के जगह पर इंट्रोगेटेड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ प्रश्न की बात हो रही है और जब प्रश्न की बात हो रही हो तो सेड का प्रयोग गलत होता है, वहाँ हमें आस्क्ड या इंट्रोगेटेड। आप खुद देख रहे हैं वेदर से सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में लाया जा रहा है, यानी वेदर जब लगा तो सेड गलत था, सेड के जगह आस्क्ड या इंट्रोगेटेड। सभी प्रश्न काफ़ी कठिन हैं, इन्हें आप सीखेंगे, याद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 इज इट बीइंग अ हॉलीडे ऑल द हॉस्टल इनमेट्स डिसाइडेड टू सेलिब्रेट बाय गोइंग आउट टू अ मूवी। हॉलीडे के कारण हॉलीडे था, इट बीइंग अ हॉलीडे। अब यहाँ केवल बीइंग से क्वेश्चन बना देते तब भी एक एरर हो जाता। ऐसे वाक्यों में इट लगाना जरूरी है क्योंकि हॉलीडे के लिए एक प्रॉपर सब्जेक्ट होना जरूरी है और हॉलीडे को व्यक्त करने के लिए यहाँ इट लगा हुआ है। तो इट बीइंग अ हॉलीडे ऑल द हॉस्टल इनमेट्स, इनमेट्स मीन्स होता है साथ में रहने वाले, एक मकान में एक परिवेश में रहने वाले लोगों को इनमेट्स कहते हैं, साथ में रहने वाले लोग। तो जो हॉस्टल के इनमेट्स थे उन लोगों ने डिसाइड किया कि कुछ सेलिब्रेट किया जाए, और क्या करके सेलिब्रेट किया जाए, बाय गोइंग आउट टू अ मूवी। तो टू गो आउट टू अ मूवी, मूवी जा करके, यहाँ पर कुछ कमी है शब्द की और हमें जोड़ना होगा बाय गोइंग आउट, बाय गोइंग आउट टू वॉच और सी अ मूवी। मूवी केवल जाना नहीं है, वहाँ देखना है, तो वॉच ऑब्लिक सी अ मूवी करेंगे तब हमारा सेंटेंस करेक्ट होगा।
इसलिए यहाँ पर आंसर हमने डी बताया, और यहाँ आप सी या वॉच जोड़ दें तो आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो 9 का आंसर डी होगा। नाउ इट इज 10 हियर, द क्रू वर ऑन बोर्ड। ध्यान रहे, ऑन बोर्ड के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, भूल करके ऑन द बोर्ड का इस्तेमाल न करें। द क्रू, क्रू मीन्स होता है नाव या जहाज के चालक दल। क्रू मीन्स होता है नाव या जहाज के चालक दल, यह ग्रुप को दर्शाता है, लेकिन क्रू अपने साथ वर्ब प्लुरल लेता है। ऐसे कई ग्रुप हैं जो वर्ब सिंगुलर भी लेते हैं, लेकिन क्रू के साथ आने वाला वर्ब हमेशा प्लुरल होता है, इसलिए यहाँ क्रू के साथ वर्ब का प्रयोग किया गया है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कभी वाज का प्रयोग ना करें, और एक बात और ध्यान देंगे, कभी भी क्रूज नहीं करें, क्रूज कभी नहीं होता है। पीपुल, पब्लिक, कैटल, स्वाइन, डियर, शीप, वर्मिन, पीजेंट्री, पोल्ट्री, टेनेंट्री, एलाइट, क्रू, इलेक्टोरेट, ये जैसे हैं जिस रूप में है इसी रूप में रहते हैं, इनका सिंगुलर फॉर्म जो है वो नहीं बदला जाता है, जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में रखा जाता है। तो द क्रू वर ऑन बोर्ड एंड दे सून बिजीड देमसेल्व्स इन प्रिपेयरिंग टू मीट द स्टॉर्म, यानी तूफान आने पर वे लोग शीघ्र बिजी हो गए, अपने आप को बिजी कर लिए तूफान का सामना करने के लिए। तो यहाँ मीट शब्द गलत है, मीट के जगह पर फेस का प्रयोग करना होगा, और तब सेंटेंस करेक्ट होगा, यानी आंसर होगा सी, और मीट के जगह पर हम फेस का प्रयोग करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज आई एंड माई फ्रेंड्स परफॉर्म द टास्क एज गुड एज वी कुड। मेरा दोस्त और मैं टास्क को परफॉर्म किए जितना बढ़िया से हम लोग कर सकते थे। 2 एरर है यहाँ पर। एक, जब टास्क को परफॉर्म किया गया तो परफॉर्म वर्ब है, इसकी विशेषता बतानी है, इसलिए यहाँ गुड के जगह वेल का प्रयोग होगा। यहाँ गुड गलत है, और इस गुड के जगह पर हमें वेल का प्रयोग करना होगा, क्योंकि परफॉर्म वर्ब जो है इसकी विशेषता बतानी है। तो प्रिंसिपल, मैं हमेशा ही ट्रिक बताता हूं, प्रिंसिपल वर्ब के बाद गुड नहीं होता है कुछ परिस्थितियों को छोड़कर, और कहीं भी गुड दिखाई पड़ता है तो वेल, हाँ फील गुड होगा। तो लुक, फील, सीम, ये सब मैंने पढ़ा दिया है कि इसके बाद एडजेक्टिव आता है, एडवर्ब नहीं। तो लुक, फील, सीम, टेस्ट, अपीयर के बाद गुड आ सकता है। इट टेस्ट्स गुड, एकदम सही है। लुक, फील, सीम, टेस्ट, अपीयर याद रखें, उनके बाद एडजेक्टिव आएगा। और कहीं भी अगर ऐसा मिल रहा है अन्य प्रिंसिपल वर्ब के बाद गुड, तो काट करके वेल ही करें। तो एक। दूसरा कि पहले होना चाहिए माई फ्रेंड्स, तब होना चाहिए आई। 231 के नियम का भी यहाँ खंडन हुआ है, तो आंसर यहाँ ए में भी होगा और बी में भी होगा। और ए में मैं आपको बता दूं कि लेखक को लिखना चाहिए था माई फ्रेंड्स एंड आई, तब 231 यहाँ फॉलो हो पाएगा। सेकंड पर्सन नहीं है तो सेकंड पर्सन का यूज ना करें, लेकिन थर्ड और फर्स्ट का यूज करें, और इसे ऑर्डर में ही रखें जो ऑर्डर मानित है, जिसकी चर्चा लेखकों के द्वारा की गई है। तो एक में भी गलत है, और ए में भी गलत है, और बी में भी गलत है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट एंड इट इज 12 हियर। द स्टेटमेंट मेड बाय द राइटर appears to be incorrect as Gandhiji was never born in Ahmedabad। स्टेटमेंट जो राइटर के द्वारा दिया गया वह इनकरेक्ट प्रतीत होता है। अपीयर मीन्स प्रतीत होना, और अपीयर का सिनोनिम होता है सीम। सीम और अपीयर दोनों का अर्थ होता है मालूम पड़ना या प्रतीत होना। सीम और अपीयर एक दूसरे के सिनोनिम है, मालूम पड़ना या प्रतीत होना। तो ऐसा मालूम पड़ता है कि लेखक के द्वारा दिया हुआ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, यानी गलत है। क्या कि एस गांधी जी वॉज नेवर बॉर्न इन अहमदाबाद। पहली बात कि नेवर जो है यह एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, यहां नॉट चाहिए। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी किसी चीज के बार बार होने
या बार बार नहीं होने को दर्शाता है। अगर अफर्मेटिव में आता है तो बार बार होने को दर्शाता है, नेगेटिव में आता है तो बार बार नहीं होने को दर्शाता है। गांधी जी का जन्म एक ही बार हुआ था, तो ये कह सकते हैं कि अहमदाबाद में नहीं हुआ था। किसी का अपना खास ओपिनियन है कि अहमदाबाद में नहीं हुआ था, ठीक है, तो नहीं हुआ था होना चाहिए। इसलिए यहाँ हमें एडवर्ब ऑफ निगेशन की ज़रूरत है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की नहीं। और एडवर्ब ऑफ निगेशन के अंतर्गत नो, नॉट, नॉट एट ऑल जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। तो अंतर समझ लें, नॉट मीन्स होता है नहीं और नेवर मीन्स होता है कभी नहीं। तो नेवर का यूज तब करें जब कोई काम बार बार नहीं हुआ हो। तो यहाँ बार बार होने नहीं होने की बात नहीं है, यहाँ यह बात है कि अहमदाबाद में उनका जन्म नहीं हुआ था, इसलिए यहाँ नॉट चाहिए, नेवर नहीं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट एंड इट इज 13 हियर। द मिनिस्टर सेड दैट such statement would definitely lower the morale of our soldiers। मिनिस्टर ने कहा कि इस तरह का कथन हमारे सैनिकों के मोरल को डेफिनेटली डाउन कर देगा। लोअर यहाँ वर्ब का काम कर रहा है और लोअर लो का कंपैरेटिव डिग्री भी होता है, लेकिन यहाँ यह वर्ब का काम कर रहा है। लोअर यहाँ वर्ब है और इसका हिंदी होगा कम करना। वुड डेफिनेटली लोअर, वुड मॉडल वर्ब के बाद आया, इसलिए यह यहाँ वर्ब का काम कर रहा है। तो शब्द सीखना है, मोरल है, MORAL। यह अपने आप में एडजेक्टिव होता है और इस मोरल का अर्थ होता है नैतिक, नीतिवान, नैतिक। और यहाँ चाहिए मोरेल, यहाँ हमें चाहिए मोरेल। मोरल से ही नाउन बन जाता है, मोरेल। यह नाउन है स्वभाव, चरित्र। तो चरित्र को डाउन करने की बात हो रही है, इसलिए यहां मोरल शब्द गलत है। हमें मोरल के बदले में मोरेल का यूज करना होगा। थोड़ा कठिन होता है लेकिन याद करने से सब आसान हो जाएगा। तो आंसर यहां पर सी होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट एंड इट इज 14 हियर। विद द एडवांसमेंट ऑफ विंटर द डेज ग्रो शॉर्टर व्हाइल द नाइट्स ग्रो लॉन्गर। एक और यूज आप यहां पर सीखें। पहली बात कि एडवांसमेंट शब्द यहां बिल्कुल ही गलत है। इस एडवांसमेंट के बदले, अब देखिए, एडवांसमेंट शब्द जो है उन्नति या विकास के अर्थ में आता है। एडवांसमेंट शब्द उन्नति, विकास, प्रगति के अर्थ में आता है। यहां चाहिए एडवेंट। एडवेंट मीन्स होता है आगमन। तो एडवांसमेंट शब्द यहां बिल्कुल गलत है। यहां एडवांसमेंट के बदले हम यूज करेंगे एडवेंट का। एडवेंट मीन्स होता है आगमन। अब जाड़े के आगमन के साथ ही दिन शॉर्टर होने लगते हैं और रातें लॉन्गर होने लगती हैं। तो ग्रो के बाद कंपैरेटिव डिग्री का यूज होता है, इसलिए यहाँ शॉर्टर आप देख रहे हैं और यहाँ आप लॉन्गर देख रहे हैं। तो शब्द एडवांसमेंट नहीं होगा, शब्द एडवेंट होगा। दोनों ही नाउन हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट and it is 15 here, and the question is such candidates who haven't cleared the written test, वे विद्यार्थी जिन्होंने रिटन टेस्ट को क्लियर नहीं किया है, will not be called for the interview, उन्हें इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाएगा। तो सच कैंडिडेट्स हु, रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत मैं पढ़ाता हूं कि सच के बाद हु का प्रयोग बिल्कुल न करें। यहां होगा दैट का प्रयोग। अब ट्रिक क्या है, कौन सा ट्रिक काम कर रहा है, तो आप ट्रिक सीख लें। जब भी कि वाक्य के पहले भाग में सच या द सेम का यूज हुआ हो, तो आगे चल करके जो नाउन आएगा, मैं लिख ही देता हूं, जो नाउन यहां आएगा वह एज लेगा।
एक स्टेप, इसी का दूसरा स्टेप कि सच या द सेम के बाद जो नाउन आएगा वह दैट लेगा, ये दूसरा स्टेप है। अब जानना है कि एज कब और दैट कब। पहली बात कि दो ही शब्द होगा, या तो एज नहीं तो दैट, तीसरा रिलेटिव प्रोनाउन हो ही नहीं सकता, ध्यान रहे। तो ट्रिक से अगर आप बनाना चाहते हैं तो एज तब होगा जब यहाँ पर नाउन आए या प्रोनाउन आए, नाउन प्रोनाउन आकर के सेंटेंस ब्रेक कर जाए, और दैट तब होगा जब उसके बाद या तो वर्ब हो या कंप्लीट सेंटेंस हो, या तो वर्ब हो या कंप्लीट सेंटेंस हो, तो दोनों ही ट्रिक यूज में मिलते हैं। सच और द सेम के बाद हु काट दें, हुम काट दें, बिल्कुल काटें, एकदम देखते ही काटें। हु, हुम इत्यादि व्हिच का प्रयोग कभी नहीं होगा। दो ही चीज हो सकता है, एज नहीं तो दैट। ट्रिक से मिला लें। हैव यहाँ वर्ब लगा हुआ है, तो जब यहाँ वर्ब लगा हुआ है तो यहाँ पर दैट होगा। मैंने ट्रिक में बता दिया है कि जब वर्ब हो या कंप्लीट सेंटेंस हो तो आप दैट का प्रयोग करें। अगर नाउन या प्रोनाउन रहता ही इज सच ए मैन एज माई फादर, वह व्यक्ति वैसा ही है जैसा मेरे पिताजी, तो एज के बाद नाउन या प्रोनाउन आके वाक्य में ब्रेक लग जाता है, पॉज लग जाता है, और दैट के बाद या तो वर्ब आता है या कंप्लीट सेंटेंस, यहाँ वर्ब था इसलिए हु के जगह पर हमें दैट का प्रयोग करना होगा, तो आंसर ए होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। इट इज 16 हियर एंड द क्वेश्चन इज माई ब्रदर हैज बीन लिविंग इन अमेरिका विद हिज फैमिली। मेरा भाई अमेरिका में अपने परिवार के साथ रह रहा है फॉर द पास्ट 10 ईयर्स। पास्ट के प्रयोग से ऐसे टेंसेज में हमें बचना चाहिए जब सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो, तो पिछले 10 वर्षों से, तो पिछले के अर्थ में हमें लास्ट का प्रयोग करना होता है, पास्ट का नहीं, इसलिए 16 का आंसर डी होगा। इट्स सो सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 इज द हाउस ओनर्स फॉरगेट दैट। मकान मालिक यह भूल जाते हैं कि इवन सो सिंपल अ मैटर एज क्लीनिंग एंड मेंटेनिंग ए लॉन अफेक्ट्स इकोलॉजी। शब्द गलत है यहाँ, इकोलॉजी। मकान मालिक यह भूल जाते हैं कि इतनी सरल सी बात, सो सिंपल ए मैटर, इतनी सरल सी बात कि लॉन की सफाई करना और उनका रख रखाव ठीक से करना इकोलॉजी को प्रभावित करता है, तो ये शब्द ही गलत है। इकोलॉजी मीन्स होता है द स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट। इकोलॉजी मीन्स वातावरण का अध्ययन, स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट। तो स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट को प्रभावित नहीं करता है, इन्वायरमेंट को प्रभावित करता है, तो यहाँ इकोलॉजी के जगह पर इन्वायरमेंट का प्रयोग करना होगा, यानी वातावरण को प्रभावित कर देता है। अगर आसपास में गंदगी रहेगी तो माहौल गड़बड़ होगा, परिवेश गंदा है तो बीमारियां फैलेंगी, तो इकोलॉजी यहाँ नहीं चाहिए, यहाँ इकोलॉजी के जगह पर इन्वायरमेंट का प्रयोग करना होगा और सेंटेंस करेक्ट होगा। इकोलॉजी स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट मीन्स वातावरण या माहौल या परिवेश। सो आपका आंसर होगा यहाँ डी। एंड नाउ द नेक्स्ट इज द बुक इज मेकिंग वेव्स एंड द सेल इज क्वाइट ब्रिस्क इन ऑल मेजर सिटीज। एकदम लहर चल गया है किताब का। द बुक इज मेकिंग वेव्स, किताब की लहर चल गई है और इसका सेल जो है बहुत ही तीव्र है, फास्ट है सभी बड़े शहरों में। तो बहुत ही के लिए हम क्वाइट का प्रयोग नहीं करते हैं, आंसर होगा सी। क्वाइट के जगह पर हमें वेरी का यूज करना होगा। एक रूल मैं पढ़ाता हूं कि क्वाइट कैन नेवर बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वेरी। क्वाइट का प्रयोग हम वेरी के जगह पर नहीं कर सकते। दोनों ही एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी हैं, क्वाइट भी एडवर्ब है और वेरी भी एडवर्ब है। दोनों ही एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी हैं, लेकिन दोनों के प्रयोग में अंतर है। क्वाइट मीन्स होता है पूर्णतः,
यानी यह किसी चीज के समुचित मात्रा को दर्शाता है, संपूर्ण मात्रा को दर्शाता है। वेरी एम्फेसिस को व्यक्त करता है। वेरी मीन्स होता है बहुत, तो जहां बहुत के अर्थ की जरूरत हो वहां भूल करके क्वाइट का प्रयोग न करें। जैसे वह बहुत सुंदर है तो आप भूल करके भी न कहें कि सी इज क्वाइट ब्यूटीफुल। सी इज क्वाइट ब्यूटीफुल, यह सेंटेंस बिल्कुल गलत है। यहाँ क्वाइट के जगह हमें वेरी का प्रयोग करना होगा। ठीक उसी तरह से ब्रिस्क मतलब फास्ट होता है। ब्रिस्क मीन्स तेज होता है, यानी सेल बहुत तेज है, तो बहुत के लिए जहाँ एम्फेसिस हो वहाँ हमें वेरी का प्रयोग करना चाहिए। जहाँ संपूर्णता को व्यक्त करनी हो वहाँ क्वाइट का प्रयोग करना चाहिए। जैसे आई एम क्वाइट वेल, मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है, तो यहाँ क्वाइट का एक दूसरा अर्थ बिल्कुल भी होता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट एंड इट इज 19 हियर एंड द क्वेश्चन इज अमर इंट्रोड्यूस्ड मी टू हिज फ्रेंड हु इज अ साइंटिस्ट एंड एन इंजीनियर। अमर ने मेरा परिचय अपने दोस्त से कराया। इंट्रोड्यूस मीन्स परिचय करना भी होता है, परिचय कराना भी होता है। इससे संबंधित रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करके भी क्वेश्चन दिया जाता है। लेकिन विद्यार्थी आप ध्यान दें, यहाँ ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, तो इंट्रोड्यूस के बाद जब ऑब्जेक्ट लगा हो तो सेल्फ का प्रयोग भूल कर भी न करें। अमर इंट्रोड्यूस्ड मी टू हिज फ्रेंड, अमर मेरा परिचय अपने दोस्त से कराया। कौन सा दोस्त? तो उसके बारे में कहा जा रहा है हु इज अ साइंटिस्ट एंड एन इंजीनियर। जब किसी व्यक्ति के लिए दो पद की चर्चा की गई हो, दो पोस्ट्स की चर्चा किसी एक व्यक्ति के लिए हुई हो, तो आर्टिकल का प्रयोग सिर्फ फर्स्ट वाले पोस्ट के पहले करते हैं, सेकंड वाले पोस्ट के पहले नो आर्टिकल होता है। इसलिए यहाँ एन हटेगा, यहाँ नो आर्टिकल, जीरो आर्टिकल का यूज करना होगा, यानी आर्टिकल का यूज करना ही नहीं होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 इज व्हेन द कॉलेज वाज एस्टैब्लिश्ड, जब कॉलेज की स्थापना की गई, ही वॉज येट प्रैक्टिसिंग लॉ, तब वह लॉ की प्रैक्टिस कर रहा था। जब कॉलेज की स्थापना की गई तब वह लॉ की प्रैक्टिस कर रहा था, मीन्स ही वॉज वर्किंग एज एन एडवोकेट, वकील के रूप में काम कर रहा था। तो येट का प्रयोग यहाँ बिल्कुल ही गलत है। यहाँ येट के जगह पर स्टील का प्रयोग करना होगा। एडवर्ब के अंतर्गत ये दोनों चीजें आती हैं। स्टील जो है अभी भी के अर्थ में आता है। स्टील मीन्स अभी भी, स्टील मीन्स तब, स्टील मीन्स तब भी, और येट जो है, येट यह अभी तक के अर्थ में आता है। येट मीन्स अभी तक या येट मीन्स अब तक, दोनों में काफी अंतर होता है। स्टील का प्रयोग अगर हम इसके पोजीशन के अनुसार आपको बताएं तो स्टील जो है हमेशा एक्सुलियरी वर्ब के बाद आता है। एक्सुलियरी वर्ब प्लस स्टील का प्रयोग होता है। यहाँ ट्रिक नंबर 1, यहाँ ट्रिक नंबर 2। स्टील का प्रयोग हमेशा एक्सुलियरी वर्ब के बाद होता है, जबकि येट का प्रयोग एट द लास्ट ऑफ ए सेंटेंस। येट का प्रयोग कहाँ करें? तो एट द लास्ट ऑफ अ सेंटेंस। तीसरा अंतर भी होता है इन दोनों में कि स्टील जो है, स्टील अफर्मेटिव में भी यूज हो सकता है, नेगेटिव में भी यूज हो सकता है, लेकिन येट का प्रयोग केवल और केवल नेगेटिव में होता है, अफर्मेटिव में इसका यूज नहीं होता है। तो काफ़ी अंतर होता है स्टील और येट में, मैंने बताया। यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब आप वॉज देख रहे हैं, पास्ट में भी प्रेजेंट टाइम और पास्ट टाइम दोनों ही में आता है येट, और दोनों ही टेंस में आता है स्टील। और येट की बात करें तो यह सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। तो इससे भी स्पष्ट है कि यहाँ स्टील ही होना चाहिए था, यानी आंसर होगा सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 इज लाइक द कमीशन हैज रेकमेंडेड। रेकमेंडेड यहाँ पर टाइप करने वाले से गलती हुई है। लाइक द कमीशन हैज जब यूज किया गया तो रेकमेंड नहीं होगा, रेकमेंडेड होगा। यहाँ हमारे टाइपिस्ट साहब से गलती हुई है। लाइक द कमीशन हैज रेकमेंडेड इन इट्स रिपोर्ट, जैसा कि कमीशन ने अपने रिपोर्ट में सुझाव दिया है, द रूल्स नीड टू बी एनफोर्स्ड
मोर स्ट्रिक्टली, यानी ज़रूरत है कि नियमों को अधिक सख्ती के साथ लागू किया जाए, नियमों को अधिक सख्ती से लागू की जाए, इसकी ज़रूरत का सुझाव कमीशन के द्वारा दिया गया है। तो यहाँ लाइक शब्द ही गलत है। यह प्रॉब्लम कंजंक्शन से है, वर्ड बेसिस है, लेकिन कंजंक्शन से है। किस ट्रिक से ऐसे प्रश्न को आप बना सकते हैं? देखिए, हर जगह जहाँ अंग्रेजी में कुछ कठिनाई है वहाँ मैंने ट्रिक बना दिया है। इन सभी ट्रिक्स को आप लोग सीखें। एज प्लस सब्जेक्ट, अगर कोई शब्द सब्जेक्ट का काम कर रहा हो तो जैसा के अर्थ में, के जैसा के अर्थ में आप एज का प्रयोग करें, और ठीक उसी अर्थ में ऑब्जेक्ट के पहले यूज करना हो तो लाइक का यूज करें। अब यहाँ आप देख लीजिए कि कमीशन हैज रेकमेंडेड हियर, कमीशन इज सब्जेक्ट, और जब कभी सब्जेक्ट के लिए की तरह के जैसा का वर्ड हमें देना हो तो हम लाइक नहीं दे सकते, हमें एज का प्रयोग करना होगा। एनफोर्स शब्द है, एनफोर्स का हिंदी होता है लागू करना। एनफोर्स मीन्स लागू करना, इसका सिनोनिम होता है इम्प्लीमेंट। एनफोर्स का सिनोनिम होता है इम्प्लीमेंट और अप्लाई, इम्प्लीमेंट और अप्लाई। वीडियो को लाइक आप सभी जरूर करेंगे और शेयर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, द बुक ऑन सोशियोलॉजी brought in the market recently is really an asset for all college students। अभी अभी सोशियोलॉजी की किताब जो बाजार में लाई गई है वह वास्तव में कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए एक असेट है, यानी एक पूंजी है। असेट मीन्स पूंजी, असेट मीन्स संपत्ति। तो अभी अभी जो मार्केट में लाई गई है, बड़ा ही सिंपल शब्द हो जाएगा इस सेंस में, ब्रॉट। कोई नई किताब जब मार्केट में आती है तो वहाँ पर इंट्रोड्यूस का प्रयोग होता है। जो किताब लाई गई यानी पहली बार बाजार में लाई गई, यानी उसका इंट्रोडक्शन हुआ मार्केट में, तो वो इंट्रोड्यूस की गई। ब्रॉट का तो मतलब होता है कहीं रखी हुई है, उठा करके यहाँ ला दिया गया। स्थान में परिवर्तन को ब्रॉट व्यक्त करता है, जबकि मार्केट में लॉन्चिंग होना इंट्रोड्यूस्ड होता है, इसलिए यहाँ पर ब्रॉट के जगह पर इंट्रोड्यूस्ड का प्रयोग करना होगा। आंसर 22 का बी होगा। नाउ द नेक्स्ट इज 23, एंड स्टूडेंट्स शुड वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू बिल्ड देयर करियर। करियर होना चाहिए, जबकि यहाँ पर आप कैरियर देख रहे हैं तो यही शब्द गलत है। यहाँ करियर के जगह पर, कैरियर के जगह पर करियर का यूज करें, और उच्चारण पर भी ध्यान दें। इसे करियर पढ़ना चाहिए, लोग इसे भी कैरियर पढ़ते हैं, बहुत ही गलत उच्चारण होता है। करियर, करियर मीन्स होता है जीवन वृत्ति या जीवन। जीवन वृत्ति, और शब्द जो है कैरियर, यह कैरी से बना हुआ है, इसे हम पढ़ते हैं कैरियर। दोनों के उच्चारण में काफ़ी का डिफरेंस है। कैरियर मीन्स होता है वाहक, कैरियर मीन्स वाहक, इट मीन्स ढोने वाला। तो जब ढोने वाला के अर्थ में यूज करना हो तो आप कैरियर का यूज करें, और जब वाहक के अर्थ में, वाहक और ढोने वाला के अर्थ में यूज करना हो तो आप कैरियर का यूज करें, और जीवन के अर्थ में यूज करना हो, जीवन वृत्ति के अर्थ में यूज करना हो तो आप करियर का यूज करें। इसलिए यहाँ पर कैरियर के जगह पर करियर का यूज करना होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, he is liable to be scolded for his misbehavior before the guests। अब गेस्ट्स के सामने उसने जो दुर्व्यवहार किया है, इसके लिए उसे फटकार लगनी चाहिए। बिफोर मीन्स होता है समक्ष। he is liable to be scolded for his misbehavior। तो मिसबिहेवियर शब्द यहां गलत है। मिसबिहेवियर होना चाहिए, और लिएबल एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है जवाबदेह। जवाबदेह, उत्तरदायी।
ही इज लिएबल टू बी स्कॉल्डेड, उत्तरदायी। स्कॉल्ड शब्द है रेप्रीमांड, रेप्रीमांड, रेब्यूक, चाइड, टेक टू टास्क भी होता है। इन सब का प्रयोग हम डांटना के अर्थ में करते हैं। तो यहाँ मिसबिहेवियर या मिसकंडक्ट दोनों में हम किसी का प्रयोग कर सकते हैं। मिसबिहेवियर या मिसकंडक्ट दोनों में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं। ही इज लिएबल टू बी स्कॉल्डेड फॉर हिज मिसबिहेवियर बिफोर द गेस्ट्स। अब कुछ लेखक कहते हैं कि बिफोर के जगह विथ का प्रयोग कीजिए, लेकिन जब बिफोर समक्ष का काम कर ही रहा है तो किसी और बदलाव की जरूरत नहीं है, इसलिए आंसर सी होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईच सिगरेट व्हिच अ पर्सन स्मोक्स डज सम हार्म टू हिम। हर सिगरेट जो कोई पर्सन पीता है उसे थोड़ा हार्म वह पहुंचाता है। तो यहाँ ईच जो है सुटेबल नहीं है, ईच के जगह पर हमें एवरी का प्रयोग करना होता है ऐसे सेंस में। अब आप कहेंगे डिफरेंस बिटवीन ईच एंड एवरी क्लियर होना चाहिए तब ये बनेगा। बिल्कुल, ईच जो है प्रत्येक को व्यक्त करता है, हर एक को व्यक्त करता है, और एवरी जो है सामान्य सेंस में आता है, जनरल सेंस में आता है। तो चूंकि यह जनरल सेंस में है, सामान्य सेंस में, मन हर सिगरेट, प्रत्येक सिगरेट, तो ईच से बढ़िया एवरी होगा। ईच थोड़ा एम्फेसिस को व्यक्त करता है और एवरी जनरल वे में आता है। दूसरा अंतर कि एवरी केवल एडजेक्टिव का काम करता है, जबकि ईच एडजेक्टिव का काम भी करता है और साथ साथ प्रोनाउन का काम भी करता है। एडजेक्टिव का काम भी करता है और प्रोनाउन का काम भी करता है। तो यहाँ ईच के जगह एवरी होगा। सामान्य सेंस है इसलिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर सिगरेट हानि पहुंचाए ही, तो सामान्य शब्द देना चाहिए था, इसलिए एवरी का प्रयोग होगा। तो इसी के साथ यह सेशन समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।